नमस्कार व्यूअर्स, किडनी एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारे साथ दोबारा से देश के रेनॉन्ड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज अरोड़ा हैं, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में, एंड ही इज आल्सो हेडिंग द किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट देयर। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार टू एवरीवन। सर, आपने देखा होगा कि हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जी और जिस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट्स का नंबर भी हमारे देश में राइज हो गया, किडनी की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। जी तो बहुत सारी क्वेरीज किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर आती हैं कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है। राइट। ऐसा है कि जब आपकी किडनी परमानेंट फेल होती है, जब कोई विकल्प नहीं रह जाता कि उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो कि स्लो प्रोसेस है कि धीरे धीरे होते होते होता है, जिसके प्रमुख कारण में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बार बार इन्फेक्शंस हैं या स्टोन्स हुए और उसकी वजह से किडनी परमानेंट डैमेज हो गई। तो जब उस स्थिति पे पहुंच जाती है, जब हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो आपके पास विकल्प रहते हैं कि आप डायलिसिस चुनें या किडनी ट्रांसप्लांट चुनें। बहुत डाटा आ चुका, बहुत स्टडीज हो चुकी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर क्या है, तो ट्रांसप्लांट हमेशा उस पर रूल करता है, विन करता है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ हमें सोचना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनी परमानेंट फेल हो गई। सर, किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेहतर कैसे है? बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट में द लाइफ ऑफ पेशेंट इंक्रीजेस, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस, लॉन्गेविटी जिसे कहा जाता है कि वो बढ़ जाती है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ लाइफ आती है। जब आप कुछ दवाइयों पे चल रहे हैं बट आप वैसे ही नॉर्मल रहते हैं जैसे कि आप और हम। डायलिसिस में हमेशा आपको बंधन है, हफ्ते में 2 दफ़ा आना है, चाहे आप हीमोडायलिसिस करें चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस करें जो आप घर पे कर रहे हैं। डायलिसिस की अपनी कुछ खामियां हैं, धीरे धीरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डेवलप होने लगते हैं, कार्डियक रिस्क बढ़ने लगता है, जैसे कि डायलिसिस पे जितना पेशेंट चलता जाता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कॉमन है। तो इन सब माध्यम से देखा गया कि जब आपने कंपेयर किया इन दो पेशेंट्स को, तो हर तरह से ट्रांसप्लांट की जो पेशेंट की लाइफ थी बहुत बेहतर थी। तो इन एक तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है, जो आप काम करना चाहें कर सकते हैं, तो ये सब आज़ादी आपको डायलिसिस में नहीं मिलेगी। और विद हैविंग ए नॉर्मल फूड, एक हमारे डायलिसिस पेशेंट की बहुत परेशानी रहती है कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, और आधे उनको ये बोझ रहता है पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट वैसे ही पानी पीता है जैसे आप और मैं पीते हैं, वही खाना खाता है जैसे आप और मैं खाते हैं, सिवाय कुछ दवाइयों पर चलने के जिससे उसकी किडनी चलती रहे, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। तो सिर्फ एक्सेप्ट फॉर कि उसको इन्फेक्शन से बचना है, जो आप और मैं भी आज बचते हैं, हम कोविड से बचते हैं। इस एरा ने सबको सिखा दिया कि इन्फेक्शन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। That's true. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हाँ हमें डायलिसिस से बिल्कुल। ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। तो सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर कोई पेशेंट सोचता है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट पे आने के लिए? राइट। ऐसा है कि जब हमें पता चल गया कि अब किडनी नहीं ठीक हो सकती, अब आप डायलिसिस पे रहने वाले हैं, तो जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए सोचा जाए उतना ही अच्छा है, जिसको हम डायलिसिस विंटेज बोलते हैं। एक प्रिएम्प्टिव ट्रांसप्लांट होता है कि आप चाहते ही नहीं कि आपका डायलिसिस हो, आप जब आपको पता चला एंड स्टेज रीनल डिजीज है, अब नहीं कुछ हो सकता, तो आप स्ट्रेट ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके लिए एक डोनर चाहिए। तो हमारे देश में जो प्रथा है, जो लॉ है, वो यही है कि आपको रिलेटेड आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिलेटेड में मतलब घर के इमीडिएट सदस्य हो गए, जैसे कि आपके माँ बाप, भाई बहन, अपने बच्चे जो कि 18 साल से ऊपर अगर हैं, दादा दादी, नाना नानी, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी दे सकते हैं, जैसे कि चाचा चाची, बुआ है, तो ऑल दोज कैन गिव यू। कज़न भी दे सकता है, तो ये सब आप आपके इन लॉज भी दे सकते हैं। तो ये सब जो रिलेटेड हैं आपसे, जिनका हमें रिलेशन प्रूव करना पड़ता है कि क्या रिलेशन है, वो सब किडनी दे सकते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम है जो कि नोटो का है, जिसमें आप अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो आप रजिस्टर करा दें हॉस्पिटल में, तो वो सेंट्रलाइज रजिस्टर हो जाता है। तो अगर कोई भी किडनी चलती है, सपोज कोई ब्रेन डेड पेशेंट था जिसको स्ट्रोक की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से है, और वो अब डोनेट करना चाहते हैं, तो वो किडनी नोटो डिसाइड करती है कहाँ जाएगी। तो अगर उसके थ्रू आपका माध्यम से आता है तो आपको घर का डोनर भी नहीं चाहिए, एंड इट इज़ लीगलाइज्ड। ये लीगल है, ऐसा नहीं है कि ये अनलॉफुल है। तो जो किडनी जहाँ पहुँचती है वहाँ पे लिस्ट होती है प्रॉपर, उस लिस्ट में से उस ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है, उन पेशेंट्स को बुलाया जाता है, जिसका उससे मैच बेस्ट दिखता है, जो उस समय पर रेडी होता है, उसकी किडनी उसमें वो किडनी लगा दी जाती है। तो एक ये माध्यम है, और दूसरा लाइव रिलेटेड डोनर, जो कि बोला कि रिश्तेदार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाँ जो लीगल आपने पॉइंट्स बताए। तो क्या कुछ लीगल प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है? हाँ, बिकॉज हमारे यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे एक कमेटी है जो कि डिसाइड करती है, एक इंटरनल कमेटी होती है जो कि इमीडिएट रिलेटिव को बताती है कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो रिलेशन ठीक है कि नहीं। और एक एक्सटर्नल कमेटी होती है, अगर सपोज उनके
दूर का रिश्तेदार दे रहा है, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है, तो वो डिसाइड करती है। सो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। हर जगह एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है जो सारा ये बताता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन, आपके बाकी एफिडेविट्स, अदर प्रूफ्स जो ये बताएं कि हाँ रिलेशन है। कभी कभी हम जेनेटिक टेस्टिंग पे भी जाते हैं कि हाँ ये रिलेशन एब्सोल्युटली ठीक है, एथिकल है। तो उसके लिए प्रूव के लिए एक प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर पेपर्स हैं, मेडिको लीगल पूरे पेपर्स हैं जो कि उसमें चाहिए हमें। तो इस ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर करता है, क्रॉस चेक हम करते हैं, वो फाइल गो थ्रू होती है। यही पार्ट कमेटी का होता है कि कमेटी उन्हीं पेपर्स पे फिर डिसाइड करती है कि क्या वो सच में रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। तो जब तक वो रिलेशन प्रूव नहीं होगा तब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। एक बार कमेटी जब अप्रूव कर देती है कि हाँ ये रिलेशन बिल्कुल इन प्रूफ्स की वजह से बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है और ठीक है, तभी जो नेफ्रोलॉजिस्ट है और जो यूरोलॉजिस्ट है, ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो आगे प्रोसीड करते हैं उस ट्रांसप्लांट को करने के लिए। सर, अगर किसी का मानस बन चुका है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, जी तो वो डोनर को कैसे चुने? कैसे हम चुन सकते हैं कि डोनर कौन होगा? देखिए 18 साल से ऊपर कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। फीमेल्स में हम कुछ ध्यान जरूर देते हैं कि भाई उनकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, उनको अपनी पुरानी कोई दिक्कत तो नहीं चल रही जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम दे, बिकॉज कुछ किडनी डिजीज़ प्रेगनेंसी में आ सकती हैं, तो वो उनके रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं। दूसरा, डेफिनेटली वी वांट कि वो फैमिली कंप्लीट कर ले, तो देन शी बिकम्स अ आइडियल डोनर। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दैट इज ऑलवेज गुड कि ताकि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। डोनर एक नॉर्मल इंसान है जो किडनी देना चाहता है, तो वो हमेशा स्वस्थ ही रहना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने बताया कि रिश्तेदार ही चाहिए जो डोनेट कर सकता है, तो इन दो प्रक्रिया से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्लस ब्लड ग्रुप देखते हैं, एक ब्लड ग्रुप मैच ट्रांसप्लांट है, एक ब्लड ग्रुप मिस मैच ट्रांसप्लांट है। आज से कुछ साल पहले सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच वाला ही दे सकता था। अब हम ब्लड ग्रुप जिसका मैच नहीं करता, डोनर और रेसिपिएंट का, उनका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और उसका सक्सेस रेट भी काफ़ी हद तक वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ की ब्लड ग्रुप मैचिंग का था। कुछ दवाइयों के माध्यम से, कुछ टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कितने हाई रिस्क हैं या लो रिस्क हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है, चाहे ओ पॉजिटिव है चाहे ओ नेगेटिव, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसी तरह से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो किसी की भी किडनी ले सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे ओ हो। तो उसके लिए आसान है, ए बी वाले के लिए लेना आसान है, ओ वाले के लिए देना आसान है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आई थिंक एक डोनर को या एक किडनी जो जिनके घर में किडनी पेशेंट है उन्हें पता होनी चाहिए कि हाउ टू चूज किडनी डोनर, कौन दे सकता है। सर, क्या डोनर के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सेफ होता है? डोनर की जो सर्जरी है उसमें जो सर्जिकल रिस्क है वो मिनिमल है, बट डेफिनेटली है। एक्सपर्टाइज तभी एक एक्सपर्ट ट्रांसप्लांट सर्जन ही इसको कैरी आउट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन के बाद वो नॉर्मल घर चला जाता है, नॉर्मल लाइफ रूटीन में खाना पीना वैसे ही रहता है। सिर्फ 2 किलो से ज़्यादा वजन हम उसे मना करते हैं कि ना उठाएं 3 महीने तक। उसके बाद वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, बट खाना पीना उसका वही रहता है जैसे कि आप और हम खाते हैं, नॉर्मल डाइट, नॉर्मल पानी, नॉर्मल सब कुछ। सिर्फ टाइम टू टाइम हम चेकअप जरूर चाहते हैं कि जो डोनर है वो भी स्वस्थ रहे, इसलिए सिंपल यूरिन टेस्ट, सिंपल बीपी मॉनिटरिंग और सिंपल केएफटी हम टाइम टू टाइम उसको कराते रहते हैं। हम उसको ऐसा नहीं कहते कि अब आप सालों तक आए ना, शुरू में थोड़ा सा फ्रीक्वेंट, फिर धीरे धीरे कम, उसके बाद में तो साल दर साल ही हम उसको बोलते हैं कि सिंपल ये टेस्ट करा लीजिए और अपना ध्यान रखिए। उसको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि कभी भी उसको इन्फेक्शन हुए, कभी भी दर्द उठा, तो वो ऐसी कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर ना खाए जो किडनी को नुकसान करे, क्योंकि अब एक किडनी है, तो अगर अब कुछ होगा तो वो किडनी बहुत जल्दी इफेक्ट होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पथरी हो गई आगे जाके, एक किडनी है तो उनको इलाज बहुत जल्दी चाहिए, नहीं तो वो किडनी फेल होगी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, सिम्टम को इग्नोर नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। रियली ग्रेट सर। एंड ओवरऑल जो किडनी ट्रांसप्लांट है रेसिपिएंट के लिए, क्या वो सेफ होता है? आई थिंक हमें कंपेयर करना होगा कि जब किडनी फेल हो गई है तो उस पेशेंट की लाइफ कैसे बेटर है। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में जवाब दिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एवरी टाइम इट वाज प्रूव्ड थ्रू स्टडीज, थ्रू डाटा ऑल ओवर वर्ल्ड कि किडनी ट्रांसप्लांट बेहतर लाइफ जीता है। बट इंपॉर्टेंट इस कि उसको इन्फेक्शन से बचना है। जो सेफ्टी है वो दो तरह से देखनी है, एक किडनी की सेफ्टी और एक इंसान की सेफ्टी। किडनी की सेफ्टी है कि किडनी चलती रहे, अगर वो खराब होगी तो उसको रिजेक्शन बोलेंगे, दैट उसमें पेशेंट पे बर्डन नहीं आएगा, किडनी पे बर्डन आया। सेकेंड इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर बॉडी में होगा तो वो उस पेशेंट्स को हमेशा औरों से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी हमने इम्यूनिटी दबा रखी है कुछ दवाइयों के माध्यम से जिससे किडनी चल रही है। तो अब उसको अगर खांसी जुकाम है तो जल्दी इलाज लेना चाहिए, अगर वो इग्नोर करेगा तो निमोनिया बनेगा। तो उसको अर्ली सिम्टम पे अप्रोच करना है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को। दैट बिकम्स आवर ड्यूटी कि हम उसे टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट दें और जल्दी से ठीक कर दें। अदरवाइज अगर डिले जो है
वो ट्रांसप्लांट पेशेंट में नुकसान देती है कि हफ्ते तक बुखार था, उसने बात ही नहीं करी, बताया नहीं, तो वो बुखार बहुत जल्दी बहुत सीरियस बन जाता है। अगर हम उसे राइट टाइम पे कर लें तो शायद बहुत सारे इन्फेक्शन से हम उन्हें ठीक कर लाते हैं। और इन्फेक्शन का प्रिवेंटिव मैं कहूँगा कि उस पर ध्यान दें रादर देन हम इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट की बात करें। तो सिंपल मास्क, सिंपल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, पर्सनल प्राइवेट पार्ट हाइजीन, रोज नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये उनकी दिनचर्या का रोज का रूटीन होना चाहिए जिसे बार बार ना समझाना पड़े। एक बार ये इन्वॉल्व हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स का कम इस्तेमाल होना या सैनिटाइजर यूज करना, ये सिंपल 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 चीजें उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है रोल कि हम जो दवाई देते हैं वर्सेस बैलेंस करना। बहुत सारे पेशेंट में इन्फेक्शन होता है तो हम दवाइयाँ की मात्रा कम कर देते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट में रिजेक्शन की टेंडेंसी होती है, इन्फेक्शन की नहीं होती, तो उनमें दवाइयों का माध्यम बढ़ाना पड़ता है। तो ये बैलेंस हर पेशेंट में एक दूसरे से वेरी करेगा। कोई स्ट्रेट फार्मूला नहीं है कि आज जो एक पेशेंट को दे दिया हम अगले 10 में वैसे ही चलते रहेंगे। मेंटेन यही करना होगा कि उसको इन्फेक्शन से बचा के रखें और रिजेक्शन से बचा के रखें ताकि वो एक नेट बैलेंस लाइफ जिए। और एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिनों तक हॉस्पिटल में पेशेंट को रहना पड़ता है? राइट, जो किडनी देता है डोनर उसको 5वें दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं चलते हुए। जो किडनी जिसे लगाई जाती है, जो रेसिपिएंट है जिसमें मिला, उसे हम 8th डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ, यूरिन बढ़िया आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो 8वें दिन, तो दिस कम्स टू 90% ऑफ द पेशेंट्स कि 8वें दिन वो नॉर्मल खाते पीते अपने घर जाता है। फिर हम उसे बताते हैं, एक सिंपल स्टेंट डाला होता है जिसे निकालना होता है, बाकी रूटीन में उसको बुला के फिर उसका फॉलोअप करते रहते हैं। हालांकि सर मुझे पता है कि कॉस्ट वेरीज कर सकती हैं, बट फिर भी अंदाजन कितना खर्च आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांट? राइट, आई थिंक वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल है, पेशेंट टू पेशेंट है। अगर हम बात करें दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करता है तो एवरेज आप मान के चले कि 7 लाख के आसपास खर्चा है। अगर कभी कभी महंगे इंजेक्शन देने पड़ते हैं तो वो 8 साढ़े 8 पहुंच जाता है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो उसमें जो हमें कुछ ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं उसकी कॉस्ट ऐड करें तो करीब 11-12 लाख वो कॉस्ट पहुंच जाती है अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो। एवरेज कॉस्ट यही रहती है, किसी हॉस्पिटल की थोड़ी ज़्यादा, किसी हॉस्पिटल की थोड़ी कम, बट एवरेज यही है। और किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले कुछ खास तरह के टेस्ट कराने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ये HLA मैच कराना पड़ता है, ब्लड ग्रुप एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्रॉस मैच करते हैं कि क्या वो किडनी के पहले से कोई एंटीबॉडी तो नहीं बने हुए कि रिजेक्ट हो जाएगी। उसको हम कई लेवल तक जा सकते हैं जिसकी थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बट वो हम डिफाइन करते हैं कि कौन दे रहा है, उस लेवल उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह के टेस्ट चाहिए हमें, तो वो तो कॉस्ट ऐड होती है। किडनी क्या 2 हैं जो डोनर दे रहा है, उसकी एंजियोग्राफी में रिपोर्टिंग कैसी है, पेशेंट जिसमें लग रही है क्या उसकी बेड सब कुछ वेसल्स उसकी ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं जिससे हमारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा उसके बारे में हम जानते हैं, तो ये टेस्ट तो अनिवार्य है। एंड सर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितने दिनों में पेशेंट सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है? राइट, जिसको किडनी लगी है वो नॉर्मल लाइफ घर में जीता है। 8 दिन पे जब हम उसे भेज देते हैं तो हम उसे बोलते हैं नॉर्मली रहना है, सिर्फ इन्फेक्शन से बचना है, नॉर्मल खाना है, साफ सुथरा रहना है। 3 महीने तक हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर में रहें और 3 महीने के बाद वो जो भी काम करना चाहें वो करें, बट अपनी पर्सनल हाइजीन, मास्क ये ना भूलें, बट जो भी काम करना चाहें वो रूटीन को रिज्यूम कर सकते हैं। और भी कोई स्पेशल सावधानियां जो उनको बरतनी चाहिए? यही कि अपने डॉक्टर से हमेशा टच में रहें। कभी भी यूरिन की मात्रा कम है, यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, कहीं दर्द है, कोई बुखार है, तो उसे इग्नोर ना करें, उसे उसी दिन बता दें कि ऐसा हो रहा है, ताकि हमारी सहायता से वो उसको हम फटाफट डायग्नोज कर लें और फटाफट उसे ठीक कर दें। तो ये चीज़ वो ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। एंड किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सर कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट उनको रेगुलर कराने चाहिए, कराने पड़ते हैं? बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिसमें हमारा सिर्फ किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। एक टेक्रोलिमस लेवल हम कराते हैं, बिकॉज एक टेक्रोलिमस करके दवा है जो किडनी चलाते हैं जिसके लेवल हम नाप सकते हैं, वो कराना है। सिंपल यूरिन टेस्ट हम बीच बीच में कराते हैं कि कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। जब जरूरत पड़ती है कि हमें लगता है क्रिएटिन बढ़ा, उस हिसाब से टेस्ट बढ़ जाते हैं। अदरवाइज रूटीन में हम सिंपल टेस्ट ही कराते हैं, सिंपल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल्स कैसे हैं, LFT बीच में कराते हैं, एंड हीमोग्लोबिन कितना मेंटेन कर रहे हैं। बट अदरवाइज अब किडनी पर दबाव आता है तो हम यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड डॉपलर और कभी कभी किडनी की बायोप्सी भी करते हैं, जिसको किडनी का टुकड़ा लेना, जो नई किडनी लगी, तो उसे हमें तुरंत पता चल जाता है कि किडनी में इफेक्ट क्यों आया। तो इस सिंपल मेथड से हम स्टेप वाइज चलते हैं, बायोप्सी सबसे आखिर में रखते हैं, उससे पहले सिंपल टेस्ट से हम पता लगाते हैं। और मोस्टली पेशेंट जो ठीक चलते रहते हैं उनमें ना डॉक्टर चाहिए हमें, ना ही बायोप्सी चाहिए, हम सिंपल रूटीन टेस्ट से ही उनको फॉलो करते हैं और वो बड़ी अच्छी लाइफ बिताते हैं। सर ये जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ये बहुत क्वेरीज होती हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट कि वो अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखें? राइट, आई थिंक हेल्दी डाइट खाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि अब वो किडनी पेशेंट नहीं रहे तो उनके लिए साफ खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश खाना बहुत ज़रूरी है, कि वो
सुबह का रात को ना खाएं, रात का सुबह ना खाएं, एंड जो भी खाएं वो फ्रेशली कुक्ड हो, अच्छे से। रादर मैं सिंपल एग्जांपल ये देता हूँ कि उसमें कुकर में सीटी आप लगा लो तो उसके सारे जर्म्स मर जाएंगे। तो जो कुकर में पका के खा सकते हैं आप, वो सब आपके लिए सेफ है। आटा है तो उसी टाइम गूंदें, वही रोटी खाएं, ठीक है ना। राइस बने तो उसी टाइम बने। कच्ची सलाद थोड़ी अवॉइड करें, बिकॉज उसमें अगर जर्म्स ज़्यादा चांस रहेंगे और इन्फेक्शन होगा तो वो नहीं बचा सकते। लेकिन कुक्ड फूड को आप डेफिनेटली श्योर हो सकते हो। बहुत लोग एग खाना चाहते हैं, नॉन वेज खाना चाहते हैं, तो वो अच्छी जगह से हो, कुक्ड हो, और उसे अच्छे से कुकर में सीटी दिला लें, खुद पका लें, तो उसके बाद उनके जर्म्स नहीं रहेंगे, तो वो भी सेवन कर सकते हैं। और क्या दवाइयाँ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा खानी पड़ती हैं? हाँ, ये तो है, बिकॉज किडनी नहीं तो नहीं चलेगी, बट उनकी मात्रा कम होती जाएगी। जो ब्लड प्रेशर की दवाई आपकी पहले चलती है वो वैसी चलेगी, शुगर की दवाई चलती है वो वैसी चलेंगी। जो किडनी चलाने की दवाई की बात करी वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलेंगी, बट उनकी कॉस्ट और उनकी मात्रा दोनों समय समय पे पहले 3 महीने में ज़्यादा है, फिर 6 महीने में कम, साल के बाद वो बहुत थोड़ी थोड़ी रह रहती है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट जो रनिंग कॉस्ट है, जो डेली हर महीने आपके एक्सपेंसेस आने हैं, वो भी बहुत कम रहती है, और उससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क भी कम रहेगा, क्योंकि अब हमने मात्रा ही कम कर दी दवाई की। तो दोनों तरह से बेनिफिट मिलता है। सर आपने हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से हम कैसे बचें? राइट, मैंने बताया ना, पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें, खूब रश वाली पार्टियां अवॉइड करें। जहां आपको लगता है, जैसे अभी कोविड के दिन है, तो बेटर है कि बाहर निकलेंगे तो हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। प्लस डेली नहाना बहुत ज़रूरी है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट पार्ट्स क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ कपड़े नहीं डालेंगे तो स्किन इन्फेक्शन होने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सब करके आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जिसे खांसी जुकाम है उससे दूर रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वर्क प्लेस पे कभी तो जाएंगे, 3 महीने बाद तो नॉर्मल काम करेंगे, बट आपको पता है कि उसे खांसी है, आप पहले बता के रखें कि ऐसा कभी हो। अपने दोस्तों को भी आप फ्रीली बता सकते हैं कि अगर तुझे खांसी जुकाम हो तो प्लीज़ मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। तो रादर देन छुपाने के, यू शुड बी ओपन एंड यू शुड बी क्लियर, सो दैट आप बचे रहें। अगर आप स्वस्थ हैं, वो बेस्ट लाइफ है। और ये क्वेश्चन मैं सर बहुत इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूँ, और वो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्या दोनों सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं? हाँ, एक टाइम के बाद हम उनको फॉलो करते रहते हैं। अगर उनका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, तो शुरू में हम उन्हें अलाउ करते हैं कि विद प्रोटेक्शन यू कैन कंटिन्यू विद योर नॉर्मल रिलेशन। बट येस, इफ दे वांट टू बिकम पेरेंट्स, तो उसमें वी वेट फॉर सम टाइम, है ना। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर शुड बी गिवन टू ट्रांसप्लांट, हाउ द किडनीज इज बिहेविंग, क्या उनका स्टेटस है, कैसे चले, कोई रिजेक्शन कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। 1 साल तक दवाइयाँ भी बहुत कम हो चुकी होती हैं। तो उसके बाद देन वी अलाउ देम कि अब आप ये भी रिज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं, कि अगर आप फादरहुड एंजॉय करना चाहते हैं, मदरहुड, तो बट वी फॉलो पेशेंट एंड देन वी आस्क देम एंड वी गाइड देम कि अब आप, दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन प्लान एंड यू कैन गो हेड। तो दैट इज हाउ वी गो, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मेल में बहुत कम, बट फीमेल्स के लिए वी आर मच मोर शुड हैव ए क्वेश्चन, एंड हम उनके लिए बहुत ज़्यादा वो भी रखते हैं कि दवाइयों का कौन सा चेंज करना है, क्या दवाई प्रेगनेंसी में चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे। मेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। जैसा आपने बताया सर, 1 साल तक ध्यान रखना होता है इस तरह के रिलेशनशिप के लिए। तो जब अगर पेशेंट योग या शारीरिक व्यायाम करना चाहे, तो उसको भी ध्यान रखना है कि कितने दिनों आई थिंक स्लो एंड स्टडी इज ऑलवेज गुड। अगर वो एकदम एक्सर्शन, एकदम व्यायाम करेगा तो कभी कभी मसल्स पे इतना जोर आता है कि फिर वापस मसल्स पे स्ट्रेस आएगा, क्रिएटिन बढ़ सकता है। बट अगर ग्रेजुअल स्लो चलेगा तो ही कैन रिज्यूम एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी इन ए स्लो मैनर। शुरू में सिर्फ वॉक, योगा, लाइट योगा, यस बिल्कुल कर सकते हैं। वॉक इज गुड। हम तो कहते हैं कि मोटे नहीं होना, मोटापा नहीं चाहिए, तो आप वॉक करें जैसे कि हम करते हैं, मास्क लगाएं, गुड एनवायरनमेंट में जाएं, क्राउड को अवॉइड करें, क्राउड शुड बी अवॉइडेड। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सर कितने दिनों में अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए? व्हाट इज द गैप? अच्छा, जिसको किडनी लगी उसे हम शुरू में हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं, फिर 2-3 हफ्ते में उसे हफ्ते में 1 बार कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन में 1 बार कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब 3 से 6 महीने होने लगते हैं तो हम उन्हें महीने में 1 बार बुलाने लगते हैं। बट हर पेशेंट का थोड़ा सा ग्राफ अलग रहता है। अगर उनका क्रिएटिन बिल्कुल स्मूथ है तो हम ये गैप बढ़ा देते हैं। अगर किसी का क्रिएटिन थोड़ा बढ़ा, यूरिन में कोई दिक्कत है किसी का है, तो उसको ये गैप हम कम कर देते हैं, ताकि उसे फटाफट ठीक करके उन डोजेज़ को, उन चीज़ को ठीक करके हम वापस उसे नॉर्मल ले आएँ। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से या कोई पेशेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? राइट, आई थिंक वी शुड प्रोवाइड नंबर एंड वी शुड प्रोवाइड डिटेल ऑल्सो। जैसे कि मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली में होता हूँ,
11 से 3 बजे तक डेली मेरी ओपीडी होती है एक्सेप्ट ट्यूसडे। शाम को मेरा क्लिनिक टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली में है, विच इज़ नियर टू मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे मैं 6 से 8 अवेलेबल होता हूँ। प्लस फ़ोन नंबर है जिस पे आप टेली कंसल्ट कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, इन कोविड पैंडेमिक की, आप टेली कंसल्टेशन इज़ अलाउड। एंड बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं चल सकते, बट वो वीडियो कॉल पे, टेली कंसल्ट पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। और जो लोग मिलना चाहें वो पर्सनली आके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित। तो मुझे पूरी उम्मीद है व्यूअर्स आपको बहुत सारी क्वेरीज के आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू डॉक्टर मनोज। नहीं, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जब हम इस माध्यम से इतने सारों के पास पहुंच सकते हैं, जो कि हम जब पर्सनली पेशेंट को देखते हैं तो 2, 4, 10 या 20 या 50 इतने को पहुंच सकते हैं। तो दिस मीडियम इज रियली रियली वेरी गुड। थ्रू सोशल मीडिया हम उतनों तक वो बात पहुंचा सकते हैं कि जो एक ये रिकॉर्डिंग बहुतों का फायदा कर सकती है। तो ये चीज इसलिए मुझे बड़े धीरे धीरे सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस पता चली। आई थिंक थ्रू दिस की इससे हम कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे बैठे। वेरी ट्रू सर। और जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि आपकी एक वीडियो से कितने सारे लोगों को इस तरह की जानकारियां मिल सकती हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों वाली किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई क्वेरीज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।